हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम ऑलमोस्ट आपने देखा होगा लास्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर लिया था। वी आर एग्जैक्टली इन द मिड वे, हम बिल्कुल बीच में हैं। और आई होप ये लेक्चर सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, फैक्टर डिसाइडिंग हो रही होगी। क्योंकि आप देखोगे कि हमारा हर वीडियो ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट्स का होता है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का होता है। अब आपको लग रहा होगा, बहुत से यूजर्स को या बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि 5 क्वेश्चन के लिए हमने 1 घंटा ले लिया। तो ये सिर्फ बेटा क्या है कि सिर्फ आपको अप्रोच बताने के लिए। मेरा पर्पस ही होलसोल इस सीरीज के बनाने का, जैसे मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, वो यही है कि आप एटलीस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच सीखो। क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे आप, लेकिन अगर अप्रोच नहीं आया तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत इजी कुछ सवाल होता है, हम उसे टफ बना लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत टफ सवाल आता है, लेकिन अगर अप्रोच हमारा सही हो तो बहुत, कभी मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हमने देखा था, कभी हम सिंपल नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन जो पूछा है उसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन बाय ऑप्शन एनालाइज करें तो बहुत से तरीके ऐसे होते हैं जिससे हम हमारे आंसर्स की तरफ हम आगे जा सकते हैं, बशर्ते कि हमारा माइंड वहां समय क्या हो, ओपन हो, मतलब प्री ऑक्यूपाइड ना हो। पहले से हम कुछ सोच के ना बैठे कि यार इसका तो आंसर यही होगा या ये ऐसे ही तरीके से होता है। तो अगर मैं इस मामले में भी सक्सेसफुल रहा कि मैं अगर आपको अप्रोच सिखा पाया, तो मेरी ये लेक्चर सीरीज बनाने का जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। और आगे के आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि वंस यू नो द अप्रोच इट विल बी मोर ईजियर फॉर मी, है ना, टू गेट इन टू द फ्लो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 85 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओलेफिन पोलीमराइजेशन इन्वॉल्विंग मेटलोसिन एंड अल्काइल एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स। अब देखो बेटा, मैं आपसे फ्रेंकली बता रहा हूँ, ये सवाल किस टाइप का है। ये सवाल इस टाइप का है कि इस सवाल को देखो और हाथ जोड़ो और एक चीज बोलो, क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सुना होगा ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि अगर आप नॉर्मल लीग में देखोगे ना तो उससे मैच करता ही नहीं सवाल। ये इन्होंने क्या किया है, एक स्पेसिफिक रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक से सवाल यहाँ से आके इन्होंने दिया है। तो ऐसे सवाल होते नहीं ना करने के लिए। देखो क्या होता है ना, ये मतलब ये बिल्कुल एक बाउंसर टाइप का सवाल है। बाउंसर बाउंसर समझते हो ना, इससे क्या होता है, बॉल आई सीधे सर के ऊपर से सट करके निकल गई, आपको हवा तक नहीं लगेगी कि हुआ क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा करने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो बाउंसर आएगी तो हमको क्या करना है, बाउंसर को छोड़ना है। रोहित शर्मा बनने की कोशिश मत करना कि नहीं भैया हम तो बॉल आएगी बाउंसर आएगा हम तो पुल मारेंगे और सीधे क्या जाएगा, छक्का। छक्का नहीं जाएगा बेटा, सिक्स नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, आउट हो जाओगे, विकेट चला जाएगा। ठीक है, तो 99% केसेस में आपका विकेट चला ही जाएगा, क्योंकि है ना, अब आप रोहित शर्मा तो हो नहीं और हम बन भी नहीं सकते रोहित शर्मा। और ऐसे सवाल में जरूरत क्या है बेटा बनने की, जब हमारे पास ऑलरेडी इतने ऑप्शंस हैं कि हम आसान आसान सवालों को कर ले। तो इस टाइप के, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको प्रूफ भी कर दूंगा कुछ देर में कि ये सवाल आप नॉर्मल लीग से जैसे पढ़ते हो ना, जैसे आप ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना, उसके हिसाब से हम लेवल के डिसाइड होता है कि भाई हम सुपरफिशियली पूछ लिया तो बेसिक से सवाल बनता है। थोड़ा सा अगर मैकेनिज्म बेस्ड पूछा तो फिर हमारा थोड़ा सा उसमें हार्ड सवाल बनेगा, टफ क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये नॉर्मली आप एमएससी में या जब आप नेट की तैयारी करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि अभी मैं जस्ट आपको प्रूफ करूंगा। जैसे मैंने कहा कि सवाल उन्होंने क्या किया है, स्पेसिफिक किसी एक रिसर्च पेपर से उठा के दे दिए, और ऐसे 2-3 सवाल होते ही हैं। तो मैंने कहा ना, उन सवालों को तो बस बोलो भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, ये सवाल होगा नहीं, क्योंकि ये बाउंसर है। जानबूझ के उसने शॉर्ट बॉल डाली है, बाउंसर डाला और आप लगे हुक करने कि नहीं सीधा हम तो पुल मारेंगे हुक मारेंगे, तो बेटा विकेट चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, विकेट बचा के चलना है, लास्ट तक खेलना है। ये नहीं है ना कि बस 1-2 बॉल खेलने हैं, पहली बॉल पे छक्का मारा और दूसरी बॉल पे आउट, ऐसा तो नहीं होना ना, लास्ट तक टिकना है। तो ऐसे को जस्ट बाउंसर है, चुपचाप रहो, कुछ मत करो, लेट इट गो। क्यों? आप देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये जो सवाल है करेक्ट स्टेटमेंट वाला ओलेफिन पोलीमराइजेशन का है। तो जनरली हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है ओलेफिन पोलीमराइजेशन का, वो होता है जिगलर नाटर कैटलिस्ट। आपने पढ़ा होगा ये, है ना। तो इसमें जो हम मेटल यूज करते हैं वो टाइटेनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का मिक्सचर यूज करते हैं, और इससे हमें क्या मिलता है, एल्किन का पॉलीमर, पॉलीएथिलीन, है ना। मैकेनिज्म भी आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, तो यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक सब्सटीट्यूटेड टाइटेनियम मेटल कॉम्प्लेक्स यूज किया है, Cp2TiEtCl और AlE22Cl। और यहाँ पे इन्होंने जो बात की है वो बात की है एक एक्टिवेटर की,
MAO, है ना। अब देखो आपने नाम ही नहीं सुना होगा, मिथाइल एल्यूमिनोक्सेन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है बट ये एज अ एक्टिवेटर की तरह काम करता है। और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूटेड क्या लिया हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या है, इसको पढ़ भी पाओगे, बोरोन C6। अरे यार बना नहीं पा रहे तो तुम पढ़ क्या पाओगे, कहाँ गया, बी, है ना। अब C6F5, C6H5 नहीं बेटा, C6H5, ठीक है। तो ट्रिस हेक्साफ्लोरो, ठीक है, मतलब हेक्साफ्लोरो अराइल डेरिवेटिव है ये। अब इसका क्या काम है, एक्टिवेटर, ये जो है मिथाइल एल्यूमिनोक्सेन, इसका क्या काम है। तो अब आपको लग रहा है कि क्या आप नॉर्मल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में इस टाइप के सवाल हम करते हैं, हमें मिलते हैं, नहीं। मैंने कहा है कि ये रिसर्च से उठा के इन्होंने डायरेक्ट दिया है। तो जस्ट, है ना, हाथ जोड़ो, तेरा तुझको अर्पण के आगे मेरा करो और आगे बढ़ो। इन सवाल को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि क्योंकि हम सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली आया कहाँ से। लेट मी नो, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए दोस्तों, ये रहा वो रिसर्च पेपर जिससे ही पूछा। देखिए, स्टीरियोस्पेसिफिक ओलेफिन पोलीमराइजेशन विद कायरल मेटेलोसिन कैटलिस्ट, या फिर फिशर का, एक विंजर का और फिशर का, है ना। ये रिसर्च पेपर आप देखो यहाँ से लिया है। अब आप सोचो कि ये रिसर्च पेपर, ये रिव्यू आर्टिकल है, आप देखोगे तो, ठीक है, ये दिख रहे हो, दिस इज अ रिव्यू आर्टिकल। इस रिव्यू आर्टिकल से क्या किया, तो मैंने ना काफ़ी ढूंढा, क्योंकि मैं ना फ्रैंकली बताऊं, देखो मुझे भी इस सवाल को करने में बहुत समय लगा। सिर्फ एक या दो चीज़ें ही थी जिसके बारे में मुझे पता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। बाकी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था कि यार ये किस टाइप का सवाल है ना। तो थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफिकल्ट था। सर्च किया तो नॉर्मली नहीं मिला, जब थोड़ा एक्सटेंसिव सर्च किया रिसर्च पेपर में जाके तो बड़ी मुश्किल से मुझे ये रिसर्च पेपर मिला है। वहाँ से मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। अब जस्ट आप देखो, ये बताने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपसे पूछूँ अब आपको, है ना, MSc के जो बुक्स होती हैं उसको छोड़कर वो आपको रिसर्च पेपर का भी स्टडी करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं। आप कितना रिसर्च पेपर स्टडी करोगे, ये तो एक रिव्यू आर्टिकल से लिया हुआ है, ऐसे तो कहीं से भी ले सकता है। तो इनको तो छोड़ना ही है। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ से क्या है। देखिए ये मैंने ना अंडरलाइन भी यहाँ पे करके रखा है। अब आप देखोगे, देखो ये रिसर्च पेपर से सीधा सीधा सवाल पूछा गया इन्होंने, ये देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है इसको। पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन एंड हायर ओलिफिन, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है क्या, है ना, वाटर, है ना, cause a surprising increase in the rate of ethene polymerization by the catalyst system। जनरली क्या होता है, ऑर्गेनोमेटिक में वाटर एज अ पॉइजन की तरह काम करता है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो अगर हम वाटर लेते हैं सिस्टम में तो वाटर का प्रोटोन एसिडिक होता है, तो ये ऑर्गेनोमेटिक वहाँ एक एसिड बेस रिएक्शन करके ऑर्गेनोमेटिक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जनरली वाटर इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। तो बट यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया रिसर्च में वो ये पाया गया कि जो वाटर है इट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी अ पॉइजन फॉर जिगलरनाटा कैटलिस्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, बताया मैंने आपको। बट अब यार, अब देखो यार, ये साइंटिस्ट है रिचर्ड एंड मेयर, इन्होंने देखा कि वाटर की वजह से क्या हुआ, कॉजेज सरप्राइजिंग इंक्रीज इन द रेट ऑफ इथिन पॉलीमराइजेशन, अगर हम ये कैटलिस्ट सिस्टम ले लेते हैं CP2। आप बताओ, ये तो स्पेसिफिक हो गया ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि क्या ना जनरल बात हो रही है, तो ये रिसर्च पेपर से लिया गया। तो पहली चीज़ तो जो पॉइंट ये है कि वाटर की वजह से क्या होता है, एक सरप्राइजिंग इंक्रीज मिलता है रेट ऑफ इथिन पॉलीमराइजेशन में। आप चाहो तो मैं आपको ये रिसर्च पेपर पिन कर दूंगा, तो यू कैन एक्सेस ऑल्सो। दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ CP2ZrMe, जिरकोनियम का ये जो साइक्लोपेंटाडाइन कॉम्प्लेक्स है, वाज परफॉर्म्ड MAO, मेटेलोसिन मेटेलोक्सेन, did indeed yields exceedingly active catalyst for the polymerization of ethene। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ देखो। फॉर अ लार्ज वीकली कोऑर्डिनेटिंग एनायन सच एस दिस, याद है ये C6H5 4, है ना, फेयरली स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस, प्रोपीन ओनली एट लो रेट। मतलब जब आप नॉर्मल अराइल, है ना, बेंजीन का यूज़ करते हो, जब C6H5 का यूज़ करते हो बोरोन के साथ, तो हमें कैसा रेट मिलता है, लो रेट मिलता है। ब्रेक थ्रू कब मिला इनको, जब इन्होंने क्या इंड्यूस किया, पर फ्लोरिनेटेड टेट्राफिनाइल बोरेट, मतलब कहाँ गया, ये रहा C6F54B, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो काफ़ी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये सारा का सारा जो ऑब्जर्वेशन है वो इस रिसर्च पेपर से लिया गया है, और उसी को बेस मानते हुए उन्होंने क्या किया है, आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया है। चलिए वापस आते हैं। तो देखिए यही स्टेटमेंट उन्होंने पूछा है, ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर कॉज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रेट ऑफ इथिन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, अगर आप देखोगे तो ट्रू, है ना, मैंने आपको वहाँ शो भी किया था, बताया भी था, हाईलाइट किया हुआ था, ट्रू। अरे यार,
व्हाट इज हैपनिंग। दूसरा MAO मिथाइल एल्यूमिनोक्सेन इज एम्प्लॉयड एज एन एक्टिवेटर फॉर अ कैटलिस्ट, ये भी ट्रू है। B6F5 सॉरी C6F5 है ना, पर फ्लोरो दैट इज फ्लोरो अराइल कॉम्प्लेक्स इज एन एक्टिवेटर। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, सारे के सारे स्टेप्स क्या है, ट्रू है, ABCD यही ऑप्शन है। तो इसमें ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ना रिसर्च से ही उठा के पूछते, इसलिए मैंने कहा ये बाउंसर टाइप का सवाल है, रिलेटेड को इसी में भलाई है बेटा आपकी। ठीक है, चलिए तो इसमें वी कैन डू नथिंग मोर, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में क्या दूँ आपको। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, EPR स्पेक्ट्रम ऑफ INH3 गिवन है ना, ये रिलेटिवली आसान सवाल है, ये इसको हम कर सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे रेंज में लीग में। EPR स्पेक्ट्रम देखा है तो देखिए EPR स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल मिलता है, इट इज सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है वो स्प्लिट करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में दैट इज कॉल्ड एज ज़ीमैन स्प्लिटिंग। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो इसका जब इंटरेक्शन होता है न्यूक्लियस के साथ, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये भी अपनी एक्सिस पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये भी अपनी क्या जनरेट करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दैट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग मोशन ऑफ द न्यूक्लियस, इनके एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाती है, फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। splitting of the signals of splitting of the energy levels of the electrons due to the interaction of the magnetic environment of the nuclei, that is called as hyperfine splitting कहलाती है। ठीक है, चलिए तो अब हमें ये देखना है कि EPR स्पेक्ट्रम में हमें कितने सिग्नल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो INH3 रेडिकल, तो रेडिकल मतलब इट्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने दिया भी हुआ है कि जो इंडियम का न्यूक्लियस है उसकी जो न्यूक्लियर स्पिन है वो कितनी है, 9/2। तो अब इसके लिए हमें कितनी लाइंस मिलेंगी, तो ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉन के, इस न्यूक्लियर मोशन की वजह से कितने में स्प्लिट होंगे, तो डेट इज गिवन बाई वन फॉर्मूला डेट इज कॉल्ड एज 2Ni+1, वेयर N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यहाँ पे केवल एक ही इंडियम का एटम है, तो N की वैल्यू हो जाएगी 1। इसकी न्यूक्लियर स्पिन कितनी है बेटा, 9/2। तो अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे 2 × 1 × 9/2 + 1 इजिकल टू कितना, कितनी आई बेटा, 10 लाइन्स आई। तो ये जो सिग्नल है इस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का इस इंडियम न्यूक्लियस की वजह से कितने में स्प्लिट हो जाएगा, 10 लाइन्स में, 10 हाइपरफाइन लाइन्स में। अब इंटेंसिटी क्या होगी, अब क्योंकि न्यूक्लियस सिंगल है, इंटेंसिटी क्या होती है बेसिकली, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो 10 लाइंस की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस एक ही है, तो रिगार्डलेस ऑफ द स्पिन जो उसका ओरिएंटेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड में वो एक ही तरीके से पॉसिबल है। तो सिंस द न्यूक्लियस इज वन रिगार्डलेस ऑफ द स्पिन बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो कहना चाहिए ओरिएंटेशन होगा वो एक ही तरीके से पॉसिबल है। भाई एक न्यूक्लियस एक गिवन स्टेट में एक ही तरीके से तो अरेंज कर पाएगा, तो इसलिए सारी लाइंस की इंटेंसिटी क्या होगी, इक्वल। आप बोलोगे इक्वल कैसे, अब एक बात बताओ, अगर किसी की स्पिन 9/2 है तो टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी ले सकता है, -i से +i है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मतलब -9/2 -7/2 -5/2 -3/2 -1/2 फिर +1/2 फिर +3/2 +5/2 +7/2 और +9/2 ये रहेगा। अब आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमें कितनी लाइन्स मिल रही हैं, टोटल 10 लाइन्स मिलेंगी। और देयर इज ओनली वन वे इन विच इसकी स्पिन कितनी हो सकती है, 9/2। देयर इज ओनली वन वे जब इसकी स्पिन कितनी हो सकती है, -7/2, क्योंकि सिंस न्यूक्लियस एक ही है तो एक ही तरीके से ये -7/2 स्पिन में एडॉप्ट कर सकता है। इस तरीके से आप देखोगे सारे स्पिन स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम रहेगी। इसलिए हमें 10 लाइंस जो मिलती हैं वो क्या मिलती हैं, इक्वल इंटेंसिटी की मिलती हैं। तो पहली बात तो ये हो गया कि हमें 10 लाइंस मिलेंगी इक्वल इंटेंसिटी। तो पहला ऑप्शन 10 लाइंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ट्रू हो सकता है। दूसरा 4 लाइंस विथ इंटेंसिटी 1:3:1 नहीं, 10 लाइन विथ अनइक्वल इंटेंसिटी
नहीं। 4 लाइंस विद इंटेंसिटी 1:1 नहीं। तो इसका मतलब बेटा 3 ऑप्शन करेक्ट है ना, तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे जाने की बात ही नहीं हुई। अब अगर आपको थोड़ा सा है ना नॉलेज की बात बताऊं कि भाई आपको अगर देखना है आगे क्या होगा, तो ये जो 10 लाइंस हैं है ना, ये क्या होगा, फर्दर स्प्लिट करेंगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, इंडियम के साथ हाइड्रोजन भी है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे पहले तो वो किस पर प्रेजेंट है, मेटल के साथ। तो मेटल के साथ जब प्रेजेंट है तो इनके बीच में जो कपलिंग होगी वो मोर स्ट्रांग होगी, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्टली मेटल पे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सीधे सीधे पहले इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग बिकॉज ऑफ द मेटल के न्यूक्लियस की वजह से होगी। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं, तो ये हाइड्रोजन भी क्या करेंगे, इसके साथ कपल करेंगे। और 3 हाइड्रोजन की वजह से हमको कितनी लाइंस मिलती हैं, तो आपने NMR में पढ़ा होगा n+1 लाइंस। 3+1 कितना हो गया हमें, 4 लाइंस मिलेंगी। और ये पास्कल्स ट्राइंगल रेशियो फॉलो करता है 1:3:1। यहाँ बराबर नहीं मिलेंगी। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ बराबर क्यों नहीं मिली, तो बेटा यहाँ बराबर इसलिए नहीं मिले क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। वहाँ पे इंडियम का केवल 1 एटम था। तो ऐसे समझो कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है ना, तो जस्ट लाइक यू कैन अज्यूम कि यहाँ पर 3 डिफरेंट मैग्नेट्स प्रेजेंट है। लेट यू कॉल एस HA, HB एंड HC, 3 टाइनी मैग्नेट्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस 3 मैग्नेट्स को देखेगा तो ये 3 मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से दिख सकते हैं। तो हो सकता है क्या हो कि तीनों की स्पिन अप हो सकता है तीनों की स्पिन डाउन हो। इन दोनों के एक ही तरीके है ओरिएंट करने का। अब हो सकता है कि HA जो है इसकी स्पिन अप हो, HB और HC की क्या हो, डाउन। ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हैं, 3। कैसे, HB की स्पिन अप हो, बाकी के डाउन हो, HC की स्पिन अप हो। मतलब इस ओरिएंटेशन के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देयरफॉर द इंटेंसिटी विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, HA और HB इन दोनों की स्पिन अप हो और HC की डाउन हो, मतलब एक की डाउन हो, 2 की अप हो। और इसके भी 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो, HB की डाउन हो, HA की। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3। इसलिए रेशियो कितना था बेटा, 1:3:3:1 का आता है। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज इस हाइड्रोजन को क्या मिलता है, स्टैटिस्टिकल बूस्ट मिलता है। तो ऐसे हाइड्रोजन कहता है कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, है ना। तो जितने ज़्यादा मैग्नेट्स होंगे, जितने ज़्यादा एटम्स होंगे, उतनी जो प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की वो बढ़ेगी। ये तो खैर आपको नॉर्मली पता है। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिंगल एटम होता है तो उसका जो स्प्लिटिंग होती है वो 2I+1 के हिसाब से होती है। लाइन्स हमेशा क्या होती हैं आपकी, इक्वल इंटेंसिटी की होंगी, है ना। तो आप चाहो तो इसको एज अ रूल की तरह भी याद कर सकते हो। और अगर मल्टीपल एटम्स हैं तो मल्टीपल एटम्स में जो स्प्लिटिंग होती है वो 2Ni+1 के हिसाब से होती है। और फिर हमें उसकी जो इंटेंसिटी है वो इक्वल नहीं मिलेगी, यू विल गेट अनइक्वल इंटेंसिटी। अब उसका रेशियो क्या होगा वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियर स्पिन पे। तो ऐसे न्यूक्लियर जिसकी स्पिन हाफ है तो उसका तो इंटेंसिटी रेशियो हम पास्कल्स ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, है ना। अब ये पास्कल्स ट्रायंगल अभी यहाँ डिस्कस करने का समय नहीं है और ना सही जगह है। तो ये NMR में हम पढ़ते हैं। और अगर न्यूक्लियर स्पिन 1/2 से अलग है, 3/2 है, 5/2 है, तो फिर हम इसको पास्कल ट्रायंगल से नहीं निकालेंगे, इसको हम किसी और तरीके से निकालेंगे। कहने का मतलब इंटेंसिटी जो होगी उसकी अनइक्वल आएगी, डेट्स फॉर श्योर। ठीक है, तो ये इसका टेक अवे है इस क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल। अब देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोइंग टेट्रागोनल कंप्रेशन एंड एलोंगेशन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बेटा ये भी रिलेटिवली बहुत आसान सवाल है हमारे लिए। इसमें ये पूछा है कि किस कॉन्फ़िगरेशन में हमें कंप्रेशन मिलेगा, टेट्रागोनल कंप्रेशन मिलेगा और एलोंगेशन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि कंप्रेशन और एलोंगेशन होता क्या है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करें ML6 में, तो मैं अगर इसका थोड़ा सा ज्योमेट्री बनाऊं तो कुछ ऐसी बनती है। 4 लिगेंड्स जो होते हैं वो आपके स्क्वायर प्लेन में होते हैं, है ना। 1-2 लिगेंड्स ये वाले, ये एक्सियल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एक्सियल लिगेंड्स के अलोंग कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन मतलब ये लिगेंड्स अगर पास आते हैं टुवर्ड मेटल, तो इसे हम कहते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन। मतलब कहने का कि अगर एक्सियल लिगेंड के और कंप्रेशन या एलोंगेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। और अगर इसकी तरफ होता है तो ये डिफरेंट डिस्टॉर्शन होगा, ये टेट्रागोनल नहीं होगा, ये स्क्वायर प्लेनर में ना, प्लेनर डिस्टॉर्शन कहलाएगा। तो ये टेट्रागोनल कंप्रेशन हुआ। और इसी के अलोंग क्या हो, अगर लिगेंड्स जेड एक्सिस से, ये जेड एक्सिस है हमारी, दूर जाएंगे,
तो ये कहलाएगा टेट्रागोनल, क्या होगा, एलोंगेशन होगा। अब हाउ इट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर डिस्टॉर्शन जो होता है इट इज ड्यू टू द degenerate electronic configuration, degenerate electronic configuration in T2G ऑर्बिटल, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की जो डिजेनरेसी है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, T2G में, तो ये प्रेडिक्ट करना आसान है कि टेट्रागोनल कंप्रेशन होगा कि एलोंगेशन होगा, एंड इट इज गिवन बाय जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो ये हमें बताता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है। ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये कहता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट है, एंड दैट इज ऑल्सो द डिजेनरेसी शुड बी प्रेजेंट इन T2G सेट, दैट इट मीन्स इट शुड बी ट्रिपली डिजेनरेट। तो एक्सचेंज एनर्जी होने के कारण ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, उनमें रैपिड एक्सचेंज होता है डिजेनरेसी के कारण, एनर्जी लेवल एनर्जी डिफरेंस होता है, नॉट एनर्जी डिफरेंस होता है, मतलब एनर्जी हाई होती है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर रैपिडली स्विचिंग देयर पोजीशंस, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिकल स्टेट अनस्टेबल होती हैं जो कि ट्रिपली डिजेनरेट होंगी, और ये क्या होता है, इनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है ताकि डिजेनरेसी खत्म हो जाए, इट विल बिकम नॉन डिजेनरेट। तो डिजेनरेसी खत्म हो जाएगी, मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्टॉर्शन के कारण क्या होगा, एनर्जी लोअर, मतलब सिमेट्री क्या होगी, लोअर हो जाएगी, लोअर सिमेट्री लोअर एनर्जी, एंड द लोअर एनर्जीज लीड्स टू द हायर स्टेबिलिटी। तो अब अगर हम देखें सबसे पहले D1 कॉन्फ़िगरेशन में, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जो हमारे 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं ये डिजेनरेट होते हैं लिगैंड के एब्सेंस में। जब लिगैंड्स अप्रोच करते हैं और एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो आपको पता है इनकी जो स्प्लिटिंग होती है वो 2 में हो जाती है, कौन कौन से में, T2G में और, ठीक है। ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये सिमेट्री की वजह से नहीं हुई है, ये किसकी वजह से हुई है, CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो लिगैंड का जो अप्रोच होता है मेटल के ऑर्बिटल से, तो EG सेट के ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और T2G सेट की डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग। नाउ अगर हम D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो D1 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G में। ना आप देख सकते हो इसकी डिजेनरेसी कितनी आ रही है, 3, क्यों, ये यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, ये यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, ये यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा बना देना चाहिए था मुझको ताकि आपको समझ में आए। तो मतलब इट विल बी अ ट्रिपली डिजेनरेट, और इसी को कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो इस कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी रैपिड पोजिशन को इंटरचेंज करता रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये जो T2G है ये फर्दर स्प्लिट हो जाता है 2 में। अब ये स्प्लिटिंग कैसे होगी ये समझना होगा। अब आप ये बताओ T2G हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, DXZ, DYZ और DXY, ठीक है। अब इफ आई से कि इसको मुझे क्या करना है, इसे डिस्टॉर्ट करना है, और डिस्टॉर्ट इस तरीके से करना है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये कहता है कि सिमेट्री लोअर हो जाए और डिजेनरेसी खत्म हो जाए। तो डिजेनरेसी खत्म कब होगा, तो आप इसमें देख सकते हो हमारे पास यहाँ जो है क्या आना चाहिए, Z कंपोनेंट के 2 ऑर्बिटल्स हैं, DXZ और DYZ। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट Z कंपोनेंट, बिकॉज इट इज अ टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन का किस एक्सिस के अलॉन्ग होता है, Z एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो अब Z एक्सिस के अलॉन्ग अगर लिगेंड एलोंगेट होंगे, मतलब मेटल से दूर जाएंगे, तो उनकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर ये मेटल से मेटल के अलॉन्ग जो Z एक्सिस पे लिगेंड प्रेजेंट है ये और पास आ जाए तो उनकी वजह से क्या होगा, एनर्जी और बढ़ जाएगी, यही मतलब होता है। तो फर्स्ट वी से कि लेट्स चेक इन केस ऑफ कंपैरिजन, या लेट्स से अगर आपको है ना एलोंगेशन चेक कर लेते, जो आपको चेक करना है आप कर सकते हो, मैं तो बस आपको इसलिए ये ऑर्डर लिया ताकि आपको थोड़ा सा है ना पूरा फ्लो समझ में आए। तो मान लेते हैं एलोंगेट करते हैं, मतलब लिगेंड जो है Z एक्सिस से दूर जा रहे हैं, तो जितना लिगेंड Z एक्सिस से दूर जाएंगे उतनी एनर्जी क्या होगी, कम, मतलब जो Z कंपोनेंट है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, DXZ और DYZ, और ऊपर क्या हो जाएगा, DXY। और जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा, इस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। बट बेटा प्रॉब्लम तो वही रही, पहले यहाँ पे ट्रिपली डिजेनरेट था, अब यहाँ क्या हो गया, डबली डिजेनरेट हो गया। अभी भी है ना ये उछल कूद मचा सकता है। तो बेसिकली जो स्प्लिटिंग हो रही थी वो डिजेनरेसी खत्म करने के लिए हो रही थी, लेकिन अगर एलोंगेशन हुआ तो डिजेनरेसी खत्म कहाँ हुई, ये तो थोड़ी कम हो गई, लेकिन अभी भी डिजेनरेट है। पहले ट्रिपली डिजेनरेट था, अभी क्या है, डबली डिजेनरेट है। तो इसका मतलब एलोंगेशन से बात नहीं बनेगी,
तो क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। लेट्स सी, कंप्रेस करोगे तो यही इसको हटा दो, समझोगे। तो अगर मैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग लिगेंड को कंप्रेस करता हूँ तो क्या होगा, जेड कंपोनेंट की एनर्जी बढ़ जाएगी, ऑल्टरनेटिवली एक्स वाई कंपोनेंट की कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो एक्स जेड और वाई जेड है इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, दोनों की, डी एक्स जेड और डी वाई जेड की, और एक्स वाई की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ यू कैन सी, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था वो T2G में गया, फिर फर्दर ये कहाँ गया, DXY में गया। नाउ यू कैन सी केवल एक ही ऑर्बिटल है और एक ही तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है इस इलेक्ट्रॉन का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया हमारा, नॉन डीजेनरेट। नॉन डीजेनरेट हो गया, डीजेनरेसी खत्म हो गई, एनर्जी लोअर हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, D1 कॉन्फ़िगरेशन वाला क्या शो करेगा, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन वाला शो करेगा टेट्रागोनल, क्या शो करेगा, टेट्रागोनल एलोंगेशन। ठीक है, अब देखते हैं बेटा बात बनती कि नहीं। तो इसका मतलब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोइंग टेट्रागोनल कंप्रेशन, है ना, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ, टेट्रागोनल कंप्रेशन वो कौन सा है, D1 वाला। तो जब D1 वाला समझ में आ गया तो D9 नहीं हो सकता, लो स्पिन D4 नहीं हो सकता। तो या तो अब D1 है और दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, या तो लो स्पिन D4 या तो D9 होना चाहिए। तो दूसरे वाले में हमें क्या करना है, एलोंगेशन करना है, मतलब जेड एक्सिस के लोग लिगेंड को बाहर ले जाना है। तो बेटा जेड एक्सिस के लोग अगर मैं लिगेंड को बाहर ले गया तो भी आप देख रहे हो कि क्या होगा, डिजेनरेसी नहीं होगी खत्म, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसका मतलब T2G सेट में अगर आप एलोंगेशन करते हो दैट विल नॉट रिजल्ट इनटू द नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब हमें एलोंगेशन कहाँ करना पड़ेगा, EG सेट में। क्यों, EG सेट दो होते हैं, DX² - Y² और DZ², है ना। थोड़ी सी जगह बनाने के लिए मैं हटा रहा हूँ फिलहाल ये सारा का सारा रायता जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ बना रहा हूँ, तो मेरे पास दो EG ऑर्बिटल्स होते हैं, DX² - Y² और DZ²। तो अब हम देखते हैं लो स्पिन D4 को और D1 और D9 को। लो स्पिन D4 का मतलब क्या है, तो बेटा लो स्पिन D4 का मतलब ये है सॉरी, लो स्पिन D4 का मतलब ये है कि D ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन है और लो स्पिन है वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, T2G में। तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा है कि T2G में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उसका एलोंगेशन के अलॉन्ग हम डिजेनरेसी खत्म नहीं कर सकते हैं, डिजेनरेसी रहेगी, वो ट्रिपली डिजेनरेट से डबली डिजेनरेट हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन सेम। तो दैट डिजेनरेसी इज नॉट रिजॉल्व बाई पुटिंग द इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट। तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, तब ये वाला भी खत्म हो गया, क्या पॉसिबिलिटी होगी, D9 होगी। D9 में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, EG ऑर्बिटल में। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो T2G6 EG3 होता है, तो एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो जब मैं क्या करूंगा, इसको एलोंगेट करूंगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो जेड कंपोनेंट की एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DZ², और ये हो जाएगा कौन सा आपका, DX² - Y²। तो अब आप देख सकते हो, अब दोनों एक एक हो गए, दोनों नॉन डिजेनरेट हो गए, ठीक है। तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोस इनटू द DX² - Y² ऑर्बिटल। तो कहने का मतलब यहाँ पे एलोंगेशन अगर आपको चाहिए तो डिजेनरेसी कहाँ का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए उसका, आपका D9, क्योंकि D4 लो स्पिन के केस में वो पॉसिबल नहीं है कि वो नॉन डिजेनरेट कॉन्फ़िगरेशन बता सके एलोंगेशन के केस में, कंप्रेशन के केस में तो पॉसिबल था। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, D1 एंड D9। इट्स अ फेयरली, ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पर बेस्ड है। क्लियरली अगर आपने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ा होगा तो इस सवाल को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी आपने। और आपको वैसे भी पता है जो कॉपर के +2 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये टेट्रागोनली एलोंगेटेड होते हैं, है ना, टेट्रागोनली एलोंगेटेड होते हैं। ये आपको है ना बहुत सी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। क्यों, वही D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर 2+ का, और जेड आउट डिस्टॉर्शन भी इसको बोलते हैं, जेड एक्सिस के लोग लिगेंड बाहर की तरफ जाते हैं, जेड आउट डिस्टॉर्शन होता है, तो जिसकी वजह से एक्सियल लिगेंड्स स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, ठीक है, उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। क्लियर। इस सवाल देखिए बेटा क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एगोस्टिक इंटरेक्शन। अब बेटा ये क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या एगोस्टिक इंटरेक्शन सुने हो, देखिए
एगोस्टिक इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? एगोस्टिक इंटरेक्शन का मतलब होता है एक नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन होता है, लेकिन इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, आपको बता के ही समझाता हूँ। देखिए क्या होता है एगोस्टिक इंटरेक्शन, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए ये मेटल है, मेटल के साथ एक लिगेंड अगर मैंने लगाया जैसे PPH3, ठीक है। अब देखने में तो लगता है PPH3 ही तो है, लेकिन इसको ऐसे नहीं है। फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो आई कैन सिंपली राइट दिस एज अ मेटल PPH2। 2 फिनाइल को ऐसे रखा और एक फिनाइल रिंग क्या करी मैंने, खोल ली। तो सर खोल ली क्यों, बता रहे हैं क्यों। इस पूरे को ऐसे खोल लिया, यही है। नाउ यू सी, अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो मेटल है और ये जो हाइड्रोजन है, ये बिल्कुल फेवरेबल पोजीशन में है, ठीक है। तो यहां से ये मेटल क्या करता है, दिस मेटल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विथ दिस हाइड्रोजन। ये मेटल क्या करता है, इस हाइड्रोजन को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगता है, ठीक है। इस टाइप के इंटरेक्शन को ही कहते हैं एगोस्टिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है, सी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये एक मेटल सेंटर है, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक कार्बन है। तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जस्ट लाइक अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बस सर ये कहीं सुना सुना सा लग रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहीं सुने हो? ये बेटा आपने बोरेन में पढ़ा होगा। बोरेन में भी क्या होता है, 2 एटम्स होते हैं, सेंट्रल एटम, इसके बीच में ये हाइड्रोजन ब्रिज बनाता है। दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर क्यों बोले हैं, क्योंकि 3 सेंटर है, 2 बोरॉन और एक हाइड्रोजन। और 2 इलेक्ट्रॉन क्यों बोले, क्योंकि ये हाइड्रोजन जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो केवल एक बोरॉन के एटम के साथ शेयर करता है। अगर इसके साथ शेयर करेगा तो यहाँ पार्शियल सिग्मा बनेगा, अगर यहाँ शेयर करेगा तो यहाँ पार्शियल सिग्मा बनेगा। मतलब दिस हाइड्रोजन स्विचेस बिटवीन द 2 बोरॉन एटम वन एट अ टाइम। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है, 3 सेंटर कौन कौन से, ये मेटल, हाइड्रोजन और ये कार्बन, इनके बीच में इंट्रैक्शन होता है। धीरे धीरे इसका बॉन्ड ब्रेक होने लगता है कार्बन हाइड्रोजन का, और मेटल हाइड्रोजन का ये बॉन्ड क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये एक समय ऐसा आता है कि जब ये मेटल इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ पूरा खींच लेता है, तो मेटल के साथ क्या लग जाता है, हाइड्रोजन, और ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन था इसकी वैलेंसी फ्री हो जाती है। तो ये मेटल क्या करता है, इसके साथ जुड़ जा सकता है। सी 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, PPH2 है ना, ये और ये। दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव कपलिंग। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, मेटल का ऑक्सीडेशन भी हुआ है, क्योंकि पहले मेटल के साथ सिर्फ फॉस्फीन लिगेंड था। अब यहाँ पे H, मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्राइड बन के जुड़ेगा, H- बन के जुड़ेगा। वैसे ही कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। तो मेटल के ऊपर कितना चार्ज बढ़ गया, +2 का। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से चेंज हो गया, +2 का। डेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव एडिशन, है ना, बड़े हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कपलिंग भी हो रही है इसलिए हमने इसको एक कॉमन नाम दे दिया, क्या, ऑक्सीडेटिव कपलिंग। तो ये है एगोस्टिक इंटरेक्शन। तो एगोस्टिक इंटरेक्शन में होता ही यही है, हाइड्रोजन जाने को तैयार है, मेटल हाइड्रोजन लेने को बेकरार है। अब आप बोलोगे सर ये तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है, कोई एक गाना है इस टाइप का, हाइड्रोजन जाने को तैयार है, मेटल लेने को। भाई हाइड्रोजन के लिए क्या बोलोगे, हाइड्रोजन निकलने को तैयार है, मेटल हाइड्रोजन के लिए बेकरार है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, कपलिंग, क्योंकि पूरा सेटअप तैयार है। बोलोगे सर वाह क्या बात होगी, है ना। तो जस्ट मजाक करो, मैं आपको एक शायरी, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एकोस्टिक इंटरेक्शन को। याद है आप लोगों ने एक ऐड सुना होगा बैक पाइपर का, मिल जाए क्या था कुछ, मैं भूल गया, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, मैं आप और बैक पाइपर, ये वही है। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 सेंटर, मेटल कार्बन और हाइड्रोजन। क्यों, वही शायरी याद रखना जो भी मैंने सुनाई है ना, मजाक मजाक में अच्छी शायरी बन गई क्या। हाइड्रोजन जाने को तैयार है, मेटल हाइड्रोजन के लिए बेकरार है। अब दोनों के बीच में हो जाएगी बॉन्डिंग क्योंकि पूरा सेटअप तैयार है। यही है आपका एगोस्टिक इंटरेक्शन। अब आते हैं इसके स्टेटमेंट में, पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन विद द CH बॉन्ड एंड द लिगेंड, ट्रू।
तो ये भी हमने डिस्कस किया। तो पहला स्टेटमेंट तो बेटा मेरा क्या है, ट्रू। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ ऑप्शन 3 कट आउट कर सकता हूँ। दूसरा, द CH बॉन्ड ऑफ द लिगैंड इन्वॉल्व इन एगोस्टिक इंटरेक्शन इज लेंथेंड। लेंथेंड मतलब बढ़ जाना। CH बॉन्ड बढ़ जाएगी क्या? ऑब्वियसली जब मेटल हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा होगा तो CH बॉन्ड एलोंगेट करेगी, लेंथेंड होगी, तभी तो छोटी थोड़ी ना हो जाएगी। मेटल हाइड्रोजन को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये जो CH बॉन्ड हो रही होगी ये क्या हो रही होगी, एलोंगेट हो रही होगी, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। दिस बॉन्ड इज लेंथेंड। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या है मेरा, ट्रू। तो बी ऑप्शन भी ट्रू है, तो ये भी गया। अब क्या बचा, ए बी सी और डी, ए बी और सी। तो सी को देखो ही मत, डी को देख लो। क्यों? अगर डी गलत हो गया तो बी हो जाएगा, डी सही हो गया तो ए हो जाएगा। सी में क्या को टाइम वेस्ट करना। इट लोअर्स द, डी वाले ऑप्शन को डायरेक्ट देखते हैं। इट लोअर्स द पीके ऑफ द, क्योंकि इसका मतलब सी और सी दोनों में ना, तो सी तो करेक्ट ही है। चलो एक बार देख लेते हैं। इट्स प्रेजेंस इज आइडेंटिफाइड बाय एन अपफील्ड केमिकल शिफ्ट। इट्स प्रेजेंस इज आइडेंटिफाइड बाय एन अपफील्ड केमिकल शिफ्ट ऑफ द CH बॉन्ड। ये भी ट्रू है। देखिए बेटा, अपफील्ड केमिकल शिफ्ट कब होती है, जब जो हाइड्रोजन है जिसका आप सिग्नल रिकॉर्ड कर रहे हो NMR में, उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वो आपको पता है मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो ये देखेगा नहीं कि उसके साथ जुड़ा कौन है, वो तो धर देगा इलेक्ट्रॉन किसके सर पे, H के सर पे, और ये बना लेगा H-। तो क्योंकि H- पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए इसकी क्या होगी, बहुत हाई शील्डिंग। शील्डिंग मतलब टुवर्ड द TMS, मतलब इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं अगर आपको डेटा से बताऊं तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है -7 to -60 ppm तक आती है। इसके बीच में रेंज होती है डिपेंडिंग ऑन द मेटल एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये केमिकल शिफ्ट कहाँ मिलेगी आपको, अपफील्ड रीजन में मिलेगी, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग। डी ऑप्शन जिससे हमें चेक करना है, इट लोअर्स द पीके ऑफ द, पीके बेटा क्या होता है, पीके होता है -log ऑफ KA, और के क्या होता है, हम लोग सर ऐसा भी नहीं, इतना तो हमें आता ही है, इतना तो हम पढ़े हैं। के होता है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसका मतलब के जितना ज़्यादा होगा एसिड का डिसोसिएशन उतना ज़्यादा होगा, मतलब मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अच्छा, जितना के ज़्यादा होगा उतना पी के क्या होगा, कम, क्योंकि -log में। तो इसका मतलब पी के इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द बॉन्ड। तो ये क्या बोल रहा है, CH बॉन्ड का पी के कम कर देता है। अब देखते हैं करता है कि नहीं करता। CH बॉन्ड का पीके कम करना मतलब क्या हुआ, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देना। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना मतलब पहले के कंपैरिजन में अब वो ज़्यादा अच्छे से H+ दे पाएगा। तो क्या ये सही है? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि मेटल हाइड्रोजन को तो एनीवे ले ही रहा है, खींच रहा है। तो CH की जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वैसे ही लेंथेंड होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। तो पहले के कंपेरिजन में जब एगोस्टिक इंटरेक्शन नहीं था, उसके कंपेरिजन में अब इसका निकलना रिलेटिवली आसान होगा। तो इसका पीके क्या हो जाएगी, पीके वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, मतलब के वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब ये A B C और D यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दिया हुआ है, E और 2E दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, एट अ गिवन टेम्परेचर रेशियो ऑफ लेमडा D ऑफ A एंड B का पूछा है। और ये लेमडा क्या है बेटा, D बाय स्क्रीनिंग लेंथ। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला है, आप लोगों ने भी आई होप कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। बट बेटा मेरा अगर पर्पस सिर्फ आंसर निकालना ही होता तो हर क्वेश्चन को 2-2 मिनट में सॉल्व करा के मैं सिर्फ 10-10 मिनट की वीडियो बना के डाल देता। मैंने कहा ना, मेरा पर्पस सिर्फ आंसर निकालना नहीं है, वो तुम निकाल लोगे। मेरा पर्पस है अप्रोच सीखना और उसके पीछे का कंसेप्ट समझना, कंसेप्चुअल लर्निंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो देखिए, पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि आप डिवाइस स्क्रीनिंग लेंथ से क्या समझते हो, ये जो स्क्रीनिंग लेंथ की बात हो रही है लैम्डा की, इससे आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्क्रीनिंग लेंथ, ये होती क्या है ये। तो देखिए, है ना, अब आपने पढ़ा होगा आयोनिक क्लाउड होता है, आयोनिक एटमॉस्फेयर होता है ना, उसकी स्क्रीनिंग। अब इसको थोड़ा फिजिकली समझते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आप एक मॉल में गए, ठीक है, मॉल में नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, है ना। 5 मिनट बाद अचानक आपने देखा कि मेन गेट से शाहरुख खान की एंट्री, हाँ ऐसा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब शाहरुख खान की एंट्री होगी तो क्या होगा, शाहरुख खान आएगा। आपको क्या लगता है, शाहरुख खान आएगा, नॉर्मल मॉल घूमेगा और चला जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा बेटा। जैसे ही शाहरुख खान की एंट्री होगी तो क्या होगा, सारी पब्लिक उसको मिलने के लिए चारों तरफ से क्या कर लेंगी, घेर लेंगी, और जितने लोग होंगे वो सब किसको सराउंड कर लेंगे, शाहरुख खान को। तो उसका मतलब एक लेयर बन जाएगी शाहरुख खान के चारों तरफ, किसकी,
पब्लिक की। अब शाहरुख खान अगर सेलिब्रिटी है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, फिल्म स्टार है, तो बेसिकली उसके आसपास के लेयर सेलिब्रिटियों की तो नहीं होगी। ऐसा तो ना होगा अमिताभ बच्चन, गोविंदा, ऋतिक रोशन सब ऐसे उसको घेर लेंगे, नहीं, वो सब सेलिब्रिटी है। तो बेसिकली क्या होगा, कौन घेरेगा, पब्लिक घेरेगी जो कि सेलिब्रिटी नहीं है। इन्हीं को हम, है ना, केमिकल भाषा में बोलते हैं काउंटर आयंस। तब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सोल्यूशन में आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, भले सोल्यूशन कंप्लीटली 100% आयोनाइज हो चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ए और बी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होगा, मान लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ए+ और B-, तो भले ही ये 100% डिसोसिएट हो गया है, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो सेंट्रल आयन है, मान लेते हैं कैटायन है, ये फ्री होगा सोल्यूशन में, आराम से घूमेगा फिरेगा? नहीं, इट्स लाइक शाहरुख खान। ठीक है, एज्यूम करें शाहरुख खान है, इसको चारों तरफ से कौन घेर लेंगे? पॉजिटिव वाले तो घेरेंगे नहीं शाहरुख खान को, है ना, उसी के लीग के लोग तो घेरेंगे नहीं। कौन घेरेगा? पब्लिक घेरेगी। पब्लिक मतलब काउंटर आयन। काउंटर आयन कौन हो गया? नेगेटिव आयन। तो चारों तरफ से क्या होगा, चारों तरफ से ये जो काउंटर आयन है इसको घेर लेंगे। अरे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, तो ये क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा सेंट्रल आयन। और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो लेंथ है, ये थिकनेस जिसे बेसिकली कहते हैं, अरे यार ये पता नहीं यहाँ पे तो, ये जो थिकनेस है इसी को कहते हैं डिवाई स्क्रीनिंग लेंथ। स्क्रीनिंग लेंथ मतलब क्यों कह रहे हैं इसको, समझिए। स्क्रीनिंग लेंथ का मतलब ये लेयर, ये जो लोग हैं जो इस शाहरुख खान को घेरे, ये आने वाली पब्लिक को क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। नाउ दिस शाहरुख खान, दिस पॉजिटिव चार्ज इज स्क्रीन्ड बाय द काउंटर आयंस फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टिकल्स। एक्सटर्नल पार्टिकल है जो बाहर से कोई भी आएगा, अब वो आसानी से इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कहलाती है डिवाइस स्क्रीनिंग लेंथ। ठीक है, जो भी आर ये रेडियस आएगा वो कहलाएगा स्क्रीनिंग लेंथ आएगा। अभी बोला था कि फॉर्मूले से मैं समझा देता आपको, है ना, अभी तक तो हमारा हो गया होता और मैं कहता था मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन फिर वही बात है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो क्या आपको डिवाइस स्क्रीनिंग लेंथ का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया? आई होप आया होगा। अब ये पूछ रहा है, देखो मैं बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर दूंगा, मुझे जरूरत नहीं फॉर्मूले की, क्यों? क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है ना। देखिए किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ए एंड बी। अब ये जो लेयर है, ये जो लेंथ है, मतलब ये जो थिकनेस है, बेसिकली इसको हम एक तरीके से लेंथ से बजाय ज़्यादा अच्छे से क्या कहें, थिकनेस, मोटाई, कितना स्ट्रांगली घेरे हुए हैं ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूं कंसंट्रेशन पे, आप बताओ कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इस थिकनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? कंसंट्रेशन का ज़्यादा होना मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होना। आप बिल्कुल रिलेट कर लो मॉल वाले एग्जांपल से। अगर मॉल भरा हुआ है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही शाहरुख खान आएगा उसको जो लोग घेरेंगे वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोग घेर लेंगे, पूरे लोग घेरेंगे। तो आपकी जो ये लेयर है ये क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग अगर घेर लेंगे तो अब जो उसका अप्रोच है वो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया ना। अब शाहरुख खान को बाहर से कोई अप्रोच कर ही नहीं सकता। तो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हुई तो ये लेयर क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ठीक है, थिक होने का मतलब क्या होगा, चारों तरफ से आप विजुलाइज कर पा रहे हो? बोलो सर आप ये क्या इशारे कर रहे हो? ऐसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको घेर लेंगे। और शाहरुख खान, मेरे मुंह से बार बार शाहरुख खान निकल रहा है ना, कोई भी सेलिब्रिटी पकड़ लो तो उसकी तरफ क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल इस तरीके से घेर लेंगे। तो कहने का मतलब ये लेंथ छोटी हो जाएगी। थिक हो गई मतलब क्या हो गई, छोटी, शॉर्टेंड। वही अगर कंसंट्रेशन क्या हुआ, कम हुआ, कंसंट्रेशन कम हुआ मतलब 4-5 लोग ही। अब जब 4-5 लोग हैं तो क्या ही घेर लेंगे, तो आपकी जो ये होगी लेयर होगी थिन, डिफ्यूज्ड, फैली हुई होगी। क्यों? अब शाहरुख खान को थोड़ा ना, मतलब आराम आराम से, है ना, हर तरीके से अगर देखोगे आप थोड़ी दूरी पर भी रहोगे तो मस्त व्यू आएगा शाहरुख खान का। क्यों? 4-5 लोग ही तो हैं, बीच में शाहरुख खान है, तो ऐसे घेरने की आवश्यकता है ही नहीं, सबको बराबरी से दिख रहा है। तो मतलब उस केस में थिन होगी, डिफ्यूज होगी, और ये क्या हो जाएगी, लेंथेंड हो जाएगी। ये होता है कंसंट्रेशन पे। दूसरा टेम्परेचर पे, तो आप बताओ, खुद सोचो, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का रैंडम मोशन बढ़ेगा। अगर वॉल क्या कर दे, 40 डिग्री कर दे, तब क्या होगा, अब वो जो एक
फील गुड फैक्टर हो रहा था ना शाहरुख खान का, वो थोड़ा सा फेड आउट होने लगेगा। क्यों? अरे बोला यार 40 डिग्री में गर्मी बहुत लग रही है, बाहर निकलो बाहर निकलो। तो ये लेयर क्या होगी? स्प्रेड आउट होगी, डिफ्यूज होगी, मतलब अगेन थिन होगी। थिन का मतलब होता है लेंथेंड होना, बड़ी हो जाएगी, डी बाई लेंथ बढ़ जाएगी, लो टेम्परेचर पे घट जाएगी, सेम लॉजिक। और तीसरा जो है वो है बेटा आपका क्या? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब ये क्या बोला है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सीधा सीधा रेफर करता है सॉल्वेंट की पोलैरिटी से। अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम ई रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा? बढ़ेगा। पोलैरिटी मतलब क्या? तो बेटा पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस। तो ये जितना ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट जितना ज़्यादा पोलर होगा, उसमें चार्ज सेपरेशन उतना ज़्यादा होगा। तो क्या लगता है आप खुद सोचो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा होगा, बड़ा पॉजिटिव बड़ा नेगेटिव, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा काउंटर आयन उसको घेरेंगे। क्यों? पॉजिटिव चार्ज बढ़ना मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द अपोजिट आयंस विल इंक्रीज, द आयंस विल कम क्लोजर, डी बाय लेंथ विल डिक्रीज। ठीक है, इट विल बिकम थिक। तो इसका मतलब क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ेगा, पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी बढ़ने से जो थिकनेस होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेशियो पूछा है इसका, लैम्डा ऑफ ए का अपॉन लैम्डा ऑफ बी का। ठीक है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई है और इसका 2 ई है। तो डेफिनेटली जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन जो अपोजिट आयंस का होगा वो ज़्यादा होगा, डी बाय लेंथ शॉर्टेंड हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं डी बाय स्क्रीनिंग लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए का ई है और बी का 2 ई है तो इसकी डी बाय लेंथ अपोजिट हो जाएगी। ये मैंने, है ना, थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये नहीं है कहने का मतलब। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ए का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई है और बी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 2 ई है तो डेफिनेटली इसका जो होगा, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो लेंथ क्या होगी? ज़्यादा, और इसकी डी बाय लेंथ क्या होगी? कम। तो रेशियो जो होगा लेमडा ए अपॉन लेमडा बी का, वो उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अपोजिट होगा, मतलब ई ऑफ बी अपॉन ई ऑफ ए। तो पहला देखते हैं ऑप्शन 1, हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? दोनों की डी बाय लेंथ बराबर होगी। 2 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब हुआ लेमडा ए अपॉन लेमडा बी इज इक्वल टू 2। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 2 का मतलब क्या हुआ? हम ये कहना चाह रहे हैं लेमडा ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेमडा बी, डबल थोड़ी ना हो जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं। √2 नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो 1 अपॉन √2 बेसिकली वो फॉर्मूला है, जिससे मैं आपको चाहूँ तो फॉर्मूला भी बता देता हूँ क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या है अगर मैं आपको बताऊँ, जो इसको बोलते हैं कप्पा से बोलते हैं कभी, है ना। स्टैंडर्ड बुक में कप्पा लिखा है पर इन्होंने लैम्डा से दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कप्पा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है, इफ़ आई एग्जैक्टली रिमेंबर, 2Na ई स्क्वायर, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आई अपॉन परमिटिविटी इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KT। ये फॉर्मूला होता है किसका? कप्पा का। कप्पा इज अ स्क्रीनिंग लेंथ। तो जो हमने डिस्कस किया अभी भी वही चीज़ है, आप देख सकते हो। सबसे पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, है ना, और वो भी √2 के, है ना, 1/√2 हुआ ना। कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ऑफ एप्सिलॉन। तो ये तो मैंने आपको बताया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा जो स्क्रीनिंग लेंथ है उतनी क्या होगी? कम हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। देखो एक ही चीज़ में मैंने आपको सब बता दिया, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना डिफ्यूज होगी मॉलिक्यूल्स, इट विल टेंड टू मूव अपार्ट टेम्परेचर का। और कंसंट्रेशन का फैक्टर कहाँ से होता है? आई, आयोनिक स्ट्रेंथ। आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/2 CI/ZI का स्क्वायर। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उस सोल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो स्क्रीनिंग लेंथ ज़्यादा होगी। तो फॉर्मूले की ज़रूरत क्या है बेटा? आपको तो मैंने डायरेक्टली समझाया है ना फिजिकली तरीके से, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना कि स्क्रीनिंग लेंथ क्या होती है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो बेटा फॉर्मूले की ज़रूरत है नहीं। सीधा सीधा आप इनवर्स रिलेशनशिप लगा के आप डायरेक्टली आंसर को सॉल्व कर सकते थे। न्यूमेरिकल तो पूछा ही नहीं है ना इसमें। ठीक है, तो ये रहे हमारे 5 सवाल जो आज हमने डिस्कस किए होंगे। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा थोरली, और इसमें आपको काफ़ी यूजफुल इंसाइट मिले होंगे। कुछ भी सवाल हो, कुछ भी डाउट्स हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जल्दी से जल्दी जवाब दे पाऊँ।
ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आप ही की तरह बाकी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके।